उतार दूं मैं? लो जी, ऑर्डर मिल गया, उतार दे तो मैं उतार रहा हूँ। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ और 2-3 हमारे नेशनल इशू ऐसे आ गए जिसमें मैंने मुनासिब समझा कि मैं आवाम को भी, मीडिया को भी और दुनिया को भी इससे आगाह करूँ। आपको याद है कि मैंने बहुत सा काम किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए फैटफ में, और बहुत से ख़त भी लिखे और मुझे फैटफ के प्रेसिडेंट के जवाब भी आए। और लास्ट आपको याद होगा, उन्होंने ये कमिट किया कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी। और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने कोई टीम भेजी इंडिया में और इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को उसमें अपने पॉइंट भी किया काम करने के लिए। बट अगेन उनके साथ वो सलूक, वो सख्त सलूक जो पाकिस्तान के साथ किया गया या किया जा रहा है, वो नहीं किया गया। अब ये एक मुहम्मा था पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि आखिर इंडिया के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि यूएन भी उनके साथ, अमेरिका भी उनके साथ, फैटफ भी उनके साथ, जितने इंटरनेशनल फोरम हैं उनका साथ देते हैं। कश्मीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नहीं सुनी जाती, और जो उनकी बातें हैं वो सुनी जाती हैं। अभी हाल ही में इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन्होंने जो उनकी पार्टी है उनके पार्लियामेंटेरियन को एड्रेस करते हुए जो कहा, वो आई विल रीड इट आउट फॉर यू और आल्सो फॉर द वर्ल्ड, कि किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के साथ हो रही है। वो अपनी कन्फेशनल स्टेट में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी BJP गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी इंश्योर्ड दैट पाकिस्तान remained on the grey list of the financial action task force mean FATF due to us, mean due to India. Pakistan is under the lens of FATF and it was kept on the grey list. और आपको याद होगा जब ये लास्ट मीटिंग हुई तो जो इंडिया के कुछ मिनिस्टरों ने कहा था कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। हमारी हुकूमत के मिनिस्टर्स ये पूरा राग लांपते रहे कि हम ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। मैंने इसी जगह आपसे कहा था कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है, जिस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं इंडिया, ये हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे। लिहाजा ये लेटर मैं आज फैटफ के प्रेसिडेंट को लिख रहा हूँ और इस लेटर में मैंने उनसे 2 डिमांड की हैं। एक, ये जो पार्लियामेंटेरियन के सामने एक इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कन्फेशन की है कि फैटफ से को में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए इंडिया का रोल है, तो मैं ये डिमांड इसमें की है कि फैटफ इसकी इन्वेस्टिगेशंस करे कि ये किस बेसिस पे और क्या तरीका कार इस्तेमाल हुआ और इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है फैटफ पे कैसे आया। दूसरा, एक कमीशन बनाया जाए और ये जो इसकी स्टेटमेंट है जो मैं आज भेज चुका हूँ फैटफ के प्रेसिडेंट को, कि वो ये देखें कि ये चीज़ इन्होंने किस बेसिस पे की, और वो जो स्टेटमेंट है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय यूनाइटेड नेशन एंड बाय द फैटफ टीम उनसे होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। क्योंकि हम जिस तरह पिछले कई सालों से फैटफ की लिस्ट में आ रहे हैं, और सॉरी टू से हुकूमत ये कह रही है कि जो हमने बचा लिया पाकिस्तान को, किस लिए बचा लिया, कैसे बचा लिया, कि हमने उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया। अब भाई जब आपके ऊपर ग्रे लिस्ट लगी है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक लिस्ट, क्योंकि आप तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप डिस्प्यूटेड हो गए। तो लिहाजा ये ख़त जो मैंने लिखा है, इसकी कापियाँ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल उनको भी जा रही हैं, और फैटफ के प्रेसिडेंट को आई एम डायरेक्टली चैलेंज्ड। और जो हमें चाहिए था मटेरियल फैटफ के अगेंस्ट इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, हुकूमत को चाहिए कि ये ICJ में ये लेके जाएं। इससे बड़ी और ब्लंडर और बड़ा प्रूफ नहीं मिल सकता कि एक सॉवरन स्टेट दूसरे सॉवरन स्टेट पे वाया फैटफ उनको इस्तेमाल करते हुए हमारी इकॉनमी को तबाह कर रही है। तो आई होप कि ये ख़त जो है इमरान खान साहब को भी काफ़ी जाएगी,
फॉरेन मिनिस्टर को भी भेज रहा हूँ, तो हमें कभी वर्ड्स को मिस नहीं करना चाहिए और हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। वी गॉट टू बी ऑफेंसिव इन दिस मैटर। अगर हमने ग्रे लिस्ट में निकला है, आप देखें 6 महीने उन्होंने डाल दिया हमें, हमारे पास इतनी सारी एविडेंस है कि इंडिया ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कर रहा है, वो जो ब्रुटैलिटीज़ कश्मीर में कर रहा है वो आपके सामने है, प्रोलिफरेशन जो हुई इसकी यूरेनियम की वो भी आपके सामने है। तो वो तो सारी चीज़ों से बिल्कुल मबर्रा है। वो इससे लगता है कि अच्छी इसको इंडिया को इम्यूनिटी मिली है और हमारी हर छोटी बात को ले जाके हमें फैट से, इसके अलावा भी बहुत सी जगहों से हमें लिया जाता है। आप देखें कि जो डिसइंफो लैब ने अनवेल किया इंडिया के मतलब, उसके मतलब भी अभी तक हुकूमत नहीं गई। और अब एक और बड़ा वाक़या जो हुआ वो आपके सामने है कि पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस का और प्राइम मिनिस्टर का नंबर इंडिया ने हैक किया। और याद होगा इसी जगह मैंने कहा था कि जो इंडिया के हैकर्स हैं वो इज़राइल की हैकिंग टेक्नोलॉजी ले चुके हैं। और यहीं पे मैंने अर्ज़ किया था कि मिडल ईस्ट के 2 मुल्कों का पूरा डेटा, उनका फॉरेन ऑफिस का, इंटीरियर का, वो ले चुके हैं और वो नेगोशिएट कर रहे थे टू बाय टू सेल इट। तो अगर आप देखें कि वो 2-3 बड़े मुल्क, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उनको भी पता है, मोदी को भी पता है, उन मुल्कों को भी पता है कि वो जो 2 हैकर हैं इंडिया के वो किस तरह हैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ख़तरनाक और ये एक साइबर क्राइम है, गोइंग इनटू द टेलीफोन ऑफ ए हेड ऑफ स्टेट और द पॉलिटिशियंस। तो क्या हमने अभी तक कोई मूव किया? क्या हमने अभी तक कोई यूनाइटेड नेशन में गए हैं? हमारा मसला ये है कि हमारे साथ जो कुछ होता रहता है हम 2 स्टेटमेंटें दे के उसका खात्मा कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। और जो हमारा राइट है एज ए सॉवरेन स्टेट, हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते जाके यूनाइटेड नेशन में। तो आई होप कि अगर कुरैशी साहब ये मेरी बात सुन रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, तो मैंने आपको बहुत सा मटीरियल भेजा है। अपना एक डेलीगेशन तश्कील करें और लेट देम गो टू फैटफ एंड इंश्योर इट कि जब तक ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट, इट इज़ अ कन्फेशन, जब तक ये अगली प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती, हमें बाइकआउट करना चाहिए उन प्रोसीडिंग्स का जो कि अभी फैट में होने वाली हैं। और साथ ही हिम्मत करें थोड़ी सी एंड गो टू ICJ। अल्लाह आपका इंशाल्लाह हामी व नासिर होगा और आपको कौम की दुआओं के साथ वहाँ पे फतह मिलेगी। और इसीलिए जो दूसरा आपका इन्होंने हैकिंग की है वो भी हमें लेके जानी चाहिए। अभी आगे देखें कि मैं आपसे दोस्तों से बहुत पहले कहता था कि पाकिस्तान में दाइश के जो असरात हैं, इनके सिग्नेचर्स हैं। बहुत सी बैशिंग आई मेरे पे कि नहीं मलिक साहब ऐसी बात नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हो गया। और आपको पता है कि GB में तकरीबन को 2 हफ्ते पहले, यानी 1 हफ्ता इस इंसिडेंट जो कि तासू का हुआ, एक स्टेटमेंट दी एक दैशी लुकिंग अपने आप को एक एक्सट्रीमिस्ट बना के कि हमने यहाँ पे अपना अमीर बना दिया है गिलगित बल्तिस्तान में। डेप्टी अमीर भी बन गया, सेक्रेटरी जनरल भी बन गया। और उसके 1 हफ्ते के बाद हमारे 9 चाइनीज़ भाई मार दिए गए और 2 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए। मैं ये पूछता हूँ कि इनके जो ट्रेसेस हैं, हमारा एक्शन प्लान कहाँ गया? हमें इस पे काम करना चाहिए। और आज मैं ये अथॉरिटी के साथ आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि जो इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन इदारों से बात की है, उसके मुताबिक इंडिया के सिग्नेचर इस बम ब्लास्ट में हैं। और ये है दैश इंडियन ब्रांड। और इस दैश इंडियन ब्रांड वो है जो अफ़गानिस्तान में 5 जगहों पे ट्रेनिंग हुई, जिसमें ETIM जो चाइनीज़ एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जो बहुत लड़ रही है चाइना के ख़िलाफ़, ये भी वहाँ पे ट्रेन हुई। तो कैसे हो सकता है कि ETIM दैश दोनों ट्रेन हुए हों, इंडिया उसके पीछे हो, और 50 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कैंप्स हों लगे हुए ट्रेनिंग के इंडिया में, वो क्यों नहीं पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे? मुझे कल एक बहुत बड़ी चाइनीज़ TV चैनल है फेनिक्स, उन्होंने बड़ा लंबा मेरा इंटरव्यू किया।
मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी की। और साथ ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इंडिया जितनी मर्जी ट्राई कर ले, वन बेल्ट वन रोड को वो जितना मर्जी इन्फ्लेक्ट कर लें, पाकिस्तान के 22 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त सी पैक में, उसमें से 11 कंप्लीट हो चुके हैं और 11 भी रहते हैं, 20 पाइपलाइन में हैं। फ़ौज की 30,000 की सिक्योरिटी इस वक्त उनकी चाइनीज़ की सिक्योरिटी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। उनकी मूवमेंट पे स्पेशली जो उनकी मोबिलिटी है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके, ख्वा एयरपोर्ट से उनके प्रोजेक्ट तक जाना हो या अपने काम से उनको घर जाना हो, उनको फुल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ चाइना का सब्र का और चाइना की दोस्ती का कि डिस्पाइट दिस आज भी द चाइनीज स्टैंड लाइक अ सॉलिड फ्रेंड और वी विल कंटिन्यू टू बी, पाकिस्तान एंड चाइना वुड कंटिन्यू टू बी अ सॉलिड फ्रेंड। और आपको पता है कि इंडिया ने पहले कोशिश की सी पैक पे अटैक करने के लिए ईस्ट लद्दाख से, और वहाँ से कोशिश की कि जो सी पैक का रूट है वो गिलगित बल्तिस्तान से काटा जाए, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान ट्रुप्स और चाइनीज़ ट्रुप्स देखे तो उन्होंने वो फैसला मौखर किया और अब उन्होंने ये जो 5th जनरेशन वारफेयर है उसके तहत अब ये पाकिस्तान में दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं हुकूमत को भी वार्न करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और उसमें कोई अहम शख्सियत या एक की या दो की जो ज़िंदगी या ख़तरे में हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के लिए वो कोई वाक़या करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आई होप द गवर्नमेंट विल टेक द नेसेसरी मेजर्स टू एक्चुअली प्रोटेक्ट देयर पीपल, प्रोटेक्ट देयर लीडरशिप एज इंडिया इज़ रनिंग आफ्टर इट, बिकॉज वो चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में हो और उसका जो वहाँ पे हवारी हैं, आपको पता है जो अमरुल्लाह साले जो 6 साल NDS का हेड रहा और वो रेडियो चलाता था एक न्यू दिल्ली से जिसमें बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करता था। बाद में वो अहमद शाह मसूद के साथ गया, इवेंचुअली दुबई से होता हुआ इसकी किसी ने हेल्प किया, मैं डिटेल नहीं बताना चाहता। आज भी वो इंडिया के पेरोल पे है, इंडिया के लिए वो काम करता है और जितनी इस वक्त जो सुलह नहीं हो रही, ये 2-4 बंदे जो कि इंडिया स्पॉन्सर्ड है और मैं गारंटी के साथ और श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान में अमन हो। आज ईद की नमाज के बाद अफ़गानिस्तान में जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले हैं और सख्त बोले हैं और ख़िलाफ़ बोले हैं, ये उनका हक़ नहीं बनता। वी आर ए सॉवरेन स्टेट, हमने उनको इंटरफेयर नहीं किया। आपकी अपनी नलायकी या आपकी कमज़ोरी है कि जब भी आप टेबल पे बैठे आप तालिबान की वो जो भी मुतालबात थे गिव एंड टेक नहीं कर सके। और अब ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई है कि आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम किसी किस्म की सुलह नहीं चाहते अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ या किसी और फैक्शन के साथ, हम आप दूसरे तरीके से डील करेंगे। मतलब यह है कि आप जंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसको प्रेजेंट लीडरशिप है अफ़गानिस्तान की वो खाना जंगी की तरफ उस मुल्क को धकेल रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों में आई सी लॉट ऑफ ब्लड शेड। दैट्स वाई आई also met you today and I call upon the United Nations, I call upon the other leaders in the world कि आप पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन की जो है वो अभी अफ़गानिस्तान में ले आएँ। ये ना हो कि वो इतनी वहाँ पे कत्ल व गारत हो जाए और फिर आपको होश आए और जब तक आप पहुँचेंगे पता नहीं कितना पानी पुलों से गुजर चुका होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस पे ये प्रॉपर अमल करेंगे और अफ़गानिस्तान में अमल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की जो करनी चाहिए थी और अफ़गानिस्तान के तालिबान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परसू करते हुए उनको दोहा ले जाया गया और दोहा में इनकी बातचीत भी टेबल पे भी बिठाया। और आज वही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गनी आज दोहा के ख़िलाफ़ भी बोल रहे थे और कह रहे कि दोहा में क्या सिस्टम फ़र्क है।
पाकिस्तान में कौन सा फ़र्क है, उन्हें इवन जो उनकी इंटरनल बातें इमरान खान से हुई थी उनका भी जिक्र कर दिया कि इमरान खान ने मुझसे ये कहा और मैंने उसका जवाब ये दिया। तो ये तो एक बिल्कुल एटिकेट्स के भी ख़िलाफ़ है और दुनियावी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी कि अगर आप दो हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं तो दैट शुड रिमेन सीक्रेट। तो उसने हर वो कोशिश की है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और आने वाले वक्त में अगर ये खानाजगी शुरू होती है तो पाकिस्तान में स्पिल आउट जो होगा वहाँ से, उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होंगे। एंड आई होप कि गवर्नमेंट पाकिस्तान विल गेट प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे बॉर्डर के साथ एटलीस्ट 2-3 कैंप्स बना लें जो कि 40-50 किलोमीटर बॉर्डर के बिल्कुल महक हों, लेकिन किसी भी रेफ्यूजी के, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पुरानी मिस्टेक हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। और उन तालिबान को जो सारे आएंगे रेफ्यूजीज़, उनको वहाँ से बाहर ना जाने देंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा वही रेफ्यूजीज़ जब आए तो उन्हीं में टेररिस्ट भी आए और क्राइम भी बढ़ा, और जो बोझ हम पे पड़ा आज तक उससे हम नहीं उठ सके, ख्वाह वो फैटएफ हो, वो हमारा IMF का कर्जा बढ़ा हो, हमारे लॉजिस्टिक्स तबाह हुए हों, हमारी बहुत सी चीज़ों पे इसका इफेक्ट आया इस जंग का। तो अल्लाह करे कि अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि वी हैव टू डू व्हाट दी सॉवरन नेशंस डू। बिल्कुल ठीक किया कि हमने बॉर्डर बंद किए हैं, और बॉर्डर से वही बंदा अंदर आने दें जो कि अपना बायोमेट्रिक करके आता, ताकि हमें पता होना चाहिए कि कौन पाकिस्तान में एज ए रिफ्यूजी आया। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी अपील करूँगा कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है और जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो जो महाजरीन का कमीशन है जिसको हेड जो है वो कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जो अपने सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी इसका ख्याल करें। उनको आने से पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हर सूरत जो महाजरीन के लिए लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनकी दवाओं की ज़रूरत है, उनके लिए कैंप्स की ज़रूरत है, और कोविड से बचने के लिए आइसोलेटेड वार्ड्स की ज़रूरत है, वो इनका पहले बंदोबस्त करें। आई होप they will do it. In the end, I will also give a message to Prime Minister Modi: stop playing dirty tricks with Pakistan. You are already playing dirty tricks in Afghanistan, and जिस तरह उनको ट्रैप करके रखा हुआ है, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, और उनको जो अमन की तरफ जा रहे थे, अमन से खींच के तुम उनको खाना जंगी पे ले आए हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ तुम्हारा कोई भी हरबा कामयाब नहीं होगा, और जो भी तुम्हारे इस वक्त इंडियन ब्रांड दैशी पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान इज़ मॉनिटरिंग एंड इंशाल्लाह विल क्लियर देम ऑफ। और मैं एक ये भी चीज़ बता दूं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम अब है कि हम उन लोगों को एयर से ना बल्कि मॉनिटर कर सकते हैं, वी कैन टेक देम ऑन फ्रॉम द टॉप। ये ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिर है शायद उनको पता ना हो, को वहम हो, तो मैं उनका वहम निकाल दूं कि उस टेक्नोलॉजी के में लाने का पाकिस्तान में मेरा बहुत बड़ा रोल है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर महाज पे फतह होगी। लेकिन थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट होगी, फॉरेन हाउस भी पैरों पे खड़ा हो जाए, और जो बातें हैं उनको मिस करने की बजाय स्ट्रेट वे टेल देम व्हाट यू वांट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आज 600 दिन हो चुका है, क्या हम गए हैं जाके यूनाइटेड नेशन में कहा है हमने कि भाई 600 दिन हो गया, अभी तक वो जेल में है, यानी कर्फ्यू लगा हुआ है? हम नहीं गए। हम कश्मीर की बात तो करते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए कर क्या रहे हैं ये मुझे बताएं। बात करना, प्रैक्टिकली एक्ट करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आई होप द प्राइम मिनिस्टर विल लुक इनटू इट, मेक अ टास्क फोर्स फॉर कश्मीर, और उसके लिए वो काम करें और कश्मीरियों को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। और फैटएफ को डील करने की भी उनके पास एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, और हमें ICJ के पास जाने के अलावा कोई चारा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये अपनी टीम के साथ बैठ के करें। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने इकट्ठी की है या मेरे पास मौजूद है, वो कौम का साथ है, वो मैं उनको बिल्कुल दे सकता हूँ, और वो लेके जाके पेश करें। और लेट अस गिव देम द रियल हार्ड पंच टू इंडिया इन दिस मैटर, क्योंकि जब तक हार्ड पंच पाकिस्तान की तरफ से नहीं जाएगा, ये फैटएफ में हमारी मुखालफत भी करेंगे, झूठा प्रोपेगेंडा भी करेंगे, और वो एविडेंस जिसका कोई वजूद नहीं है, वो
फैब्रिकेट करके लेके जाएंगे, वैसे ही जैसे डिसइंफो लैब की पूरी एक बुक में पूरी चीज़ों का तफसील से जिक्र किया है। एनी क्वेश्चन सर? एक चीज़ मैं और कर दूं, मैंने कहा था जुलाई में एक वेव आएगी कोरोना की बहुत ज़्यादा, और मैंने इस किताब में भी जिक्र किया था बहुत सी चीज़ों का। तो ये वेव डेल्टा है, डेल्टा वेव, और ये म्यूट हो चुकी है, मतलब पाकिस्तान में भी आ चुकी है, और जिन लोगों ने इवन वैक्सीन लगाई है उस पर भी ये असरअंदाज हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल डिस्टेंस रखें और इससे बचें। पूरी दुनिया में ये गई है अभी, और ये इट्स वेरी वेरी फैटल, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो है अब मांगे तांगे की जो वैक्सीन है उससे निकल के देखें। टोटल आपकी पॉपुलेशन का आपका 60% जो है वो यूथ है, अबाउट 35% 30 के करीब आपके एल्डर्स हैं, बाकी बच्चे हैं। तो आप अगर उसकी चलो तनासब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अगर एल्डर्स के लिए कैलकुलेट करके सब की सब वैक्सीन खरीद लें, कुछ नहीं होगा। खरीद के इसको कंपल्सरी कर दें कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वैक्सीन का, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना किसी दफ्तर से वो काम करा सकता है, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वैक्सीन लगवा लेंगे, क्योंकि वैक्सीन से काफ़ी बचत हो सकती है, और ये कौमी फ्रीज़ा भी होगा और आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जिस घर से कोरोना की वजह से उनके प्यारे चले जाते हैं वो उनसे जाके पूछें। आई होप कि गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रही है, हुकूमत ने इसमें ख़ासतौर हेल्थ डिवीजन ने काफ़ी काम किया, इसमें लेके आई हैं जितनी चीज़ें, जितनी हमारे पास हैं वसाइल, लेकिन वसाइल को किसी और जगह से काट कर ये हेल्थ सेक्टर में आना चाहिए। जी सर। मलिक साहब ये बताइए कि अफगान सफ़ीर की बेटी के जो मुंबई में अगवा हुआ उसके ऊपर जो हुकूमत का रद्द अमल है, एक वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर दाखिला के में आप क्या समझते हैं कि ये सारा मामला किस तरह है? मैं सर इसको हैसियत एक इन्वेस्टिगेटर से देख रहा था, और जब ये वाक़या हुआ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये सफ़ीर साहिबा की ये बेटी हैं, ये टैक्सी में क्यों गई? इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी। चलो इमरजेंसी हो सकती है। जो मैंने किसी इदारे से ब्रीफिंग ली, उन्होंने कहा जी पहले भी जो टैक्सी इस्तेमाल करते रहे हैं ये भी सफ़ीर के बच्चे और पहले सफ़ीर के बच्चों की। आप क्वेश्चन ये है कि आज तो सर बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जियो फेंसिंग से पता चल जाएगा कि वो बेटी कहाँ गई। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है उनके साथ ज़्यादती है तो मैं कंडेम करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। जिस किसी भी हालत में हुआ, जिस किसी ने भी किया, कि हमारी बच्ची थी, हमारी मेहमान थी, हमारी बच्ची की हैसियत से अगर किसी ने पाकिस्तान के सॉइल पे ये हरकत किया है तो उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि अभी तक वो बंदे अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। अब आगे सर की इन्वेस्टिगेशन का बड़ा सिंपल है। टेलीफोन के पास से जैसे कि उनके टेलीफोन एक दफ़ा मरगला हिल्स में ओपन मिला है, और एक जो है वो मिला है वहाँ पे सदर में, और जो उनकी अपनी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं बाहर निकली तो मैंने अपने भाई के लिए प्रेजेंट लेना था, तो उसे मैंने कहा कौन सी जगह से मिला, तो उन्होंने कहा वो खड़ा मार्केट के करीब जगह वहाँ से मिलेगा। कहता है कि वहाँ की बजाय उसने कहा वहाँ सस्ता मिलेगा सदर में, तो वो टैक्सी ड्राइवर उसको सदर ले गया। अब सदर से निकलता है, टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गाड़ी खड़ी की जाए और एक बंदा अंदर आ जाए, और कहती कि मैंने क्वेश्चन किया कि ये बंदा क्यों अंदर आया। तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे ही जो सरकर्दा लोग हैं, जो डिग्निटरीज हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ भी मिले हैं उनको, ज़मीर साहब को, ये हम सब का कंसर्न है, और मेरी भी अपील होगी गवर्नमेंट से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें। अगर ये कहीं सोचा जाता है कि अफ़गानिस्तान ने एक स्कैंडल बनाया, तो मैं ये समझता हूँ उनकी बच्ची के साथ ये हुआ, वो किस अंदाज से चलते हैं, किस अंदाज से चलना चाहते थे वो चले, लेकिन हाँ ये हमारे साइड पे अगर ऐसी बात हुई है तो इसको क्लियर करना, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना हमारा फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है कि मैंने कल आईजी की भी स्टेटमेंट देखी और दे आर ऑल वर्किंग, और मुझे उम्मीद है कि इसकी तह तक पहुँचेंगे, और तह तक पहुँचने के लिए उन बच्ची की स्टेटमेंट जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो जियो फेंसिंग है वो तो कोई छुपती नहीं है। और एक और काम करें, आजकल तो आप पैसे दे के आप गूगल मैप से पूरी मूवमेंट ले सकते हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां वो जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, जहां वो
इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और किसी ड्राइवर को अरेस्ट किया है या किसी एक अफगान लड़के को अरेस्ट किया है जो कि अफगानिस्तान से है लेकिन वो पिंडी में रहता है, बहुत से सस्पेक्ट उन्होंने अरेस्ट किए हैं। आई होप दे विल कम टू सम कंक्लूजन और ये निकाल लेंगे कि आखिर में हुआ क्या। अब मेरा हाल ये जियो मैपिंग जो आपकी जो फेंसिंग है और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर मिला के इन्वेस्टिगेशन जो आप उनके जो विटनेसेस हैं और कुछ आपको सेफ सिटी से भी जो कैमरे की फुटेज मिली है, इन सब को मिला के अगर ये एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर जो हमारे पास हैं उनको बिठा के इसको एनालाइज करके और दूसरा आप करें हुकूमत से अफ़गानिस्तान से बात कि ये बेटी आपकी भी हमारी बेटी भी है, हम तय तक पहुंचना चाहते हैं, आए जो इन्फॉर्मेशन बच्ची दे सकती है वो दे और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आए वो भी देख लें। और बड़ी अच्छी बात की हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को भेज लें और वो आप आके इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। तो लिहाजा पाकिस्तान की नीयत पे एज ए स्टेट किसी को शक नहीं करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि आई कंडेम इट जो कुछ भी हुआ है, लेकिन इसके साथ कंडेम करना इस तरह ठीक नहीं है। वी वुड लाइक टू नो एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, हु डिड इट, व्हाई डिड इट एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे क्या छुपा हुआ था। क्या एक ये नॉर्मल इंसिडेंट है या इंसिडेंट को प्रोवोक करके किया गया या वो इंसिडेंट को इस तरह इस्तेमाल किया पोस्ट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें मेरा हाल है थ्रू इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत पाकिस्तान को इसमें कमीशन भी बनाने की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को कमीशन भी बनाना चाहिए क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है। जी, लाहौर ब्लास्ट, दासू का वाक़या, बलूचिस्तान में एफसी और फोर्सेस पर अटैक्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा कंडेमिनेशन तो हो रही है लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि भारत बाज नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान में भी उसको मार पड़ी है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात उसके नाकाम हुए हैं, जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, क्या इसके जो मजम्मत है इससे बढ़कर कोई और स्टांस या स्टेप लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में मार पड़ने की वजह से नहीं हुआ। आपको पता है कि जो पाकिस्तान में चाइना का सफारतखाना था कराची में, उस पर अटैक हुआ और जो कुछ हुआ आपके सामने था। और गवादार में एक कार के थ्रू बम का धमाका हुआ और जैसे आप कह रहे हैं कोयटा में 2 चाइनीज़ अगवा हुए, KPK में अगवा हुए और ये एक सिलसिला जारी था। और जो वलाया दैशनी वलाया पाकिस्तान ने ऐलान किया है वो उन्होंने अफ़गानिस्तान को कैपिटल बनाते हुए एक जगह को पाकिस्तान के ये सारे इलाके पेशावर और ड्योलैंड से पीछे DI खान से तक वो समझते हैं कि वलाया पाकिस्तान का ये प्रोविंस है। इस तरह इंडिया का भी उन्होंने वलाया बनाया। इंडिया तो ज़ाहिर है सपोर्ट के लिए और फंडिंग के लिए किया और ये वलाया हिंद जो है इसने श्रीलंका पे किया था। ये तो अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये जो दाइशी यहाँ आए हैं, देखें इस जो वाक़या दासू में है उसको आइसोलेशन में न लें। ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। क्या थी कंस्पिरेसी? अगर तालिबान ने ऐलान ना किया होता कि हम कभी भी चाइना पे अटैक नहीं करेंगे, उनके इंटरेस्ट को इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले इन्होंने इंजीनियर कर दिया हुआ था, तो ये जो वाक़या है चाइनीज़ पे ये स्टेट में जाता अफ़गान तालिबान पे और उन्होंने कहना था ये अफ़गान तालिबान ने कराया। और उसका मकसद इंडिया का ये था, इंडिया और NDS का, कि जब हम ये कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली चाइना अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हो जाएगा और पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा। ये इंटरनल चीज़ आप देखिएगा, यू आर ऑल वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर्स, जो मैंने अभी तक चीज़ों के तय तक पहुँचा हूँ। तो अब क्योंकि ये उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो शवाहिद मिले हैं वो इंडिया की प्रेजेंस के मिले हैं और ये भी जो दैश है ये ट्रेंड है इंडिया की, अफ़गानिस्तान की, और इंडिया की फ़ौज उनको ट्रेन करती रही है। और यही दैश जो है वो कश्मीर में भी इस्तेमाल हो रही है, यही दैश जो है वो श्रीलंका भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई और यही दैश पाकिस्तान में आकर हमले करती है और वापस अफ़गानिस्तान में चली जाती है। स्लीपिंग सेल्स भी हैं। अब सिर्फ परेशानी ये है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि I foresee Daesh a rising monster bigger than Al-Qaeda and TTP। और आपने देखा है कि जिस धड़ल्ले से वो ओपन स्पीचेस करते हैं, मैं समझता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान को कौम करके
प्रॉपर वीडिंग आउट करनी चाहिए उन दैशीज की और इनके जानने वालों की। आपको याद है कि जब मैंने ये कहा था कि साउथ ऑफ पंजाब में पंजाबी तालिबान है तो मेरे पे बड़ी बैशिंग हुई, और ये वही पंजाबी तालिबान है जो कि लश्कर जंगवी के हैं, सिपाही साहबा के हैं, जो बाद में आए। खरासान से ये शुरू हुआ, और खरासान आपको पता है कि मिडल ईस्ट में किसने शुरू किया, दैश किसने शुरू की, उसके पीछे फाइनेंस किसने किया, और वही खरासान का नाम आज आप गूंजता देख रहे हैं। और पहला जो बंदा जिसने क्लेम किया कि वो दैश का हेड है वो खरासानी था, जो बाद में एक ड्रोन अटैक में मारा गया एक मुकाबले में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में हमें दैश से बहुत मुहतात होना पड़ेगा। एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर करें कि इस पूरे माहौल में, जबकि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें तालिबान की बात हो रही है, अबू सयाफ की बात हो रही है, वो पंशेरियों की बात हो रही है, पठानों की बात हो रही है, हमारे पख्तून भाइयों की बात हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दोस्तम का बेटा उसकी बात हो रही है, हज़ारा वाला की बात हो रही है, लेकिन किसी ने दैश का नाम नहीं लिया। मेरे लिए एज इन्वेस्टिगेटर ये सरप्राइजिंग था, इसलिए कि दैश को एक स्लीपिंग सेल बना के पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगा। और आपको याद है कि ये जो ETIM वाले लोग थे, इन्होंने गदर मचाया हुआ था 2009 या 2010 में, याद आपको। और उनके इंटरनेशनल ओलंपिक्स हो रहे थे चाइना के, मुझे मिला वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर आके, फिर मैं भी गया, और उस वक्त हमने कुछ 21 ये ETIM के लोग पकड़े थे, जो कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान के साथ नहीं, दूसरे जो भी टेस्ट ग्रुप्स उनके साथ मिलके काम करते थे। और ये चलते थे चाइना से वियतनाम से जाते थे ये टर्की, और टर्की से वाया ईरान खोस्त आते थे। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान इस वक्त हिट लिस्ट पे है 2 वजहों से। एक टोटल खुली स्टेटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड पावर की कि वी विल नॉट लेट चाइना बिकम द वर्ल्ड पावर। तो एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि चढ़ता सूरज होता है, उसको देख सकते हैं और रोक नहीं सकते। चाइना वर्ल्ड पावर की हैसियत से, एक इकनॉमिक पावर की हैसियत एक चढ़ता सूरज है, उसको देखें और फ़ायदा बचाएं, उससे फ़ायदा लें बजाय उस पर क्रिटिसिज्म करें। दूसरी, जो हमारी इस वक्त CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, जो CPEC चल रही है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक इस किस्म के प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारी आने वाली डेवलपमेंट है। आई थिंक द नेशन मस्ट बी ग्रेटफुल टू आसिफ अली जरदारी, द फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट। मैं उनके साथ था जब ये दैश का इसका फैसला हुआ था कि हमने ये जो बनानी है अपनी CPEC, और वो CPEC में जिस तरह उन्होंने वो आइडिया लेके हमारे साथ चले। अब बाद में बहुत से लोगों ने क्लेम किया, लेकिन अगर कभी मेरे साथ कोई बैठ जाए तो मैं वो वक्त, वो टाइम, किन किन लोगों से मीटिंग हुई वो भी बता दूंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करता जाऊँ, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बोस्ट नहीं करती। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये आपका भाई सामने खड़ा है, ये हुकूमत के साथ मशवरे के साथ, और उस वक्त के जो डिफेंस के लोग थे टॉप पे, ये मैंने उनसे विन ओवर की थी। और वो इसलिए विन ओवर की थी कि हमने टेररिस्ट को बॉर्डर पे मॉनिटर करना था। आज अल्लाह के फजल से हमारे पास ड्रोन भी हैं, हमारे पास पेलोड भी उनका है, एंड वी कैन मॉनिटर इवन नीचे पड़ी सुई जो है वो भी। और जब ये सारा कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट, आई एम ग्रेटफुल टू दोज अथॉरिटीज़। आई वेंट एज ए फर्स्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिसने उनको जाके इनॉग्रेट किया था। तो पाकिस्तानी कौम को वरी करने की जरूरत कोई नहीं है। वी हैव टेक्नोलॉजी टू टेक केयर ऑफ द मूडीज़ डिज़ाइंस। मोदी जो है वो अपना RSS और जो हिंदुत्व है उसको आगे लेके चलना चाहता है। उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान में भी, चाइना में भी, नेपाल में भी, और उसके इर्द गिर्द सारे मुल्कों में हिंदुत्व होना चाहिए। आई होप द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओपन्स देयर आइज़। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मेरी किताबें पढ़ लें, मैंने मोदी वॉर डॉक्ट्रिन में सारा नक्शा खींच के बता दिया था कि ये होगा। और मैंने ये भी कहा था 6 महीने पहले कि आई सी सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, और मैं जो तालिबान हैं इनको आगे बढ़ता देख रहा हूँ, काबिल पे कब्ज़ा करता देख रहा हूँ। अब इस वक्त जो इसको सबसे बड़ा ग्रुप मर्ज होकर सामने आया है वो अमीर हैं उनके हैबतुल्लाह खान, और उनके जो डेप्टी अमीर हैं वो हैं मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, और तीसरा जो मुल्ला ब्रदर
मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि इज़ क्वाइट अ डिप्लोमेट। अब अमेरिका के साथ उन्होंने अंडर हैंड या ओवर हैंड या अदरवाइज क्या अंडरस्टैंडिंग की है वो वक्त बताएगा। इनमें से मोस्ट पावरफुल हु इज़ एमर्जिंग इज सिराजुल हक हक्कानी। जो सिराज हक्कानी जो है वो इस वक्त मुझे कमांड करता हुआ नज़र आ रहा आने वाले वक्त में, बिकॉज ही द हेड ऑफ मिलिट्री, आर्मी विंग का वो हेड है और वैसे वो डिप्टी अमीर हैं। एक अमीर के साथ 3 डिप्टी अमीर में से ये है। तो मैं देख रहा हूँ कि विद वायलेंस और विद आउट वायलेंस मैं समझता हूँ कि तालिबान हर सूरत काबुल पे कब्जा करेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि अफगानिस्तान में 500 की तुर्की की फौज है, सर ये उनका रुकना क्या वजह हो सकती है? दूसरी जानब तो ये दवान जो है वो अमन की बात भी करे तालिबानों के साथ, तो सर सियासत, और इसी का नाम सियासत है। मेरे दोस्त साथ मुस्कुरा रहे हैं इस लफ्ज़ पे। देखिए ये तुर्की प्रेसिडेंट बड़ा फोरसाइट करते हुए आगे को देख रहे हैं, इसलिए कि 2023 में वो मुआहदा जो अरबों का हुआ था टर्किश एम्पायर के साथ, वो ख़त्म हो रहा है। तो जब वो ख़त्म होगा तो टर्की हर सूरत अरब वर्ल्ड पे भी क्लेम करेगा, सीरिया के इलाकों पे भी क्लेम करेगा, और आज का इलाका जो पैलेस्टीन है उसको भी क्लेम करेगा। कि ये उस वक़्त जब ये साइन किया था इन्होंने, तो ये वादा किया था कि 100 साल के बाद हम ये विकेट कर देंगे और टर्किश जो कौम है वो दोबारा आ जाएगी। तो अपने बावजदाद के वो मादे जो अर्दगान साहब के बावजदाद ने की हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो इसको लें। इसको रखने के लिए मैं ये समझता हूँ कि अर्दगान साहब जो हैं वो अपना एडवांस कर रहे हैं टुवर्ड्स अमेरिका फॉर फ्रेंडशिप, ताकि कल को अगर वो कुछ लेना चाहें तो अमेरिका उनके साथ हो। तो मुझे ये लग रहा है कि 2023 है, या तो पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा या कोई वर्ल्ड वार शुरू होगी, बिकॉज दे विल ट्राई। और आपको पता है इससे पहले अरब स्प्रिंग जिस अंदाज से किया गया और कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ कैपिटलिज्म ने जैसे फ़ाइट किया, जिसमें भुट्टो साहब को भी शहीद किया गया, ईरान के शहंशाह को भी डिथ्रोन किया गया, और दाऊद जो था अफगानिस्तान उसको भी उतारा गया, और वो आपने वक्त देखा, और फिर उसके बाद USSR को लोअर किया गया। तो वो एक पूरा माहौल चला, और उसके बाद फिर सेकंड फेज़ आई जिसमें इजिप्ट से लेके लीबिया तक अरब स्प्रिंग के साथ चले, और अरब स्प्रिंग में जिन जिन मुल्कों को नुकसान पहुंचा वो भी आपके सामने है। बट अफसोस, सद अफसोस कि जो कुछ भी होता है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, किसी जगह डिस्टर्बेंस नहीं है। सिर्फ हम मुसलमान खित्ते, आप किसी जगह बता दें कि टेररिज्म का इल्ज़ाम आ रहा हो या टेररिज्म के केसेस हों, मार भी हम खाते हैं, टेररिज्म भी का असर भी हम पे होता है, और तबाही भी हमारी होती है, कानवी भी मुसलमानों की तबाही होती है। तो आखिर में स्टिल वो कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म, आखिर में फिर वो हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं। तो आई थिंक मुसलमानों को उठना होगा, जागना होगा, और अपने राइट के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए उनको खड़ा होना होगा। लेकिन अल्लाह करे कि ये हो और पाकिस्तान उसमें कुछ रोल अदा कर सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमने तो बड़ी कोशिश की थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अवॉइड की, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कभी जो किताब आएगी तो आपको उसमें नज़र आएगा, क्योंकि आपने बात कर दी, ये मेरी किताब है, मैं नेक्स्ट वीक इसको अभी लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने थोड़ी सी इशारे की हैं, इनमें से कुछ आपको मिल जाएंगी। जी मतलब ये बताएं कि 2 चीज़ें बता दें। एक तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि तुर्की जो है वो अमेरिका की आशीर्वाद के लिए वहाँ पे मौजूद है। अफगानिस्तान में जो आपने मंजर बताया मुस्तबिल वाला जो एग्रीमेंट वाला है 100 साल वाला, देखिए मैंने उसका नक्शा। दूसरी चीज़ भी अगर साथ ही बता दें, आपने फरमाया कि सरहद की निगरानी करने के लिए उसका क्रेडिट हमें है कि हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी ली ताकि वहाँ निगरानी की जा सके। आए रोज़ जो है वो हुकूमती वज़रा किताबें उठा के पार्लियामेंट में दिखाते हैं और कहते हैं कि ड्रोन मरवाने की जो एग्रीमेंट था वो भी आप लोगों ने किया था, और कहा था कि जी हम मजम्मत करते रहे कि आप ड्रोन मारते रहे। देखें, जो कोई वज़ीर है मेरे साथ बैठ से तो मैं उसकी तसल्ली करा दूँगा, लफ्ज़ होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो करा दूँगा। हमारे आने से पहले ड्रोन पड़े, और ये वायदा आपको पता होना चाहिए
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किए थे। हाँ, हमारा क्रेडिट ये है कि जब हमारे नोटिस में, आज मैं एक वाक़या बता दूं कि मैं जा रहा था सक्खर, हेलीकॉप्टर पे मैं उतरा जैकबाबाद, तो मैंने कहा यूज़ दी वॉशरूम, तो सिक्योरिटी थी मेरे साथ। तो मैं जब जाने लगा आगे तो एक अमेरिकन ऐसी वो जैसे होती गन लेके, 2-4 हमारे पाकिस्तानी भी थे, सर यू कांट गो बियॉन्ड इट बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड। मैंने यू टेलिंग द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट आई कांट गो इन माई कंट्री। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी का ले माओ घर ले गए, मैं अंदर गया, जाके बैठा एक दफ्तर में, पानी शानी पिया। आई रैंग अप द एयर चीफ, मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये तो आप लोगों ने सारा दे दिया हुआ। कहता नहीं सर, उनको मायदे के तहत वो उनको कुछ लाका दिया, उनकी प्राइवेसी है। मैं व्हाट ब्लडी प्राइवेसी, कैन यू गेट दिस प्राइवेसी इन अमेरिका इफ़ यू गो। तो सर वापस आके मैंने मूव किया कैबिनेट को भी, और वो हमने खाली करवाया विदिन 3 वीक्स, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। शमसी बेस भी उनके पास था, इसको भी मैंने जाके देखा, हेलीकॉप्टर से जाके मैंने इसको ओवरव्यू किया, और 2 हफ्तों में वो भी खाली कराया। तो अगर हमारा मायदा होता सर मेरी तरफ देख के ज़रा, हमारा मायदा होता तो फिर हम खाली ना करते। सियासी बयान देने की बजाय हकीकत की तरफ आना चाहिए। अब मैंने ये भी बड़ी सुनी जलगार किस्म की स्टेटमेंट, और उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको अड्डे चाहिए था तो बेलग्राम क्यों छोड़ के जाते। और दूसरी बात यह है कि उनको ताजिकिस्तान में एक फैंटास्टिक हाई सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट है जो कि अंडरग्राउंड है, 2 to 3 मिनट्स लगते हैं उनके जहाज़ों को पहुंचने के लिए। दूसरा, उनके अगर वारशिप देखें जो इस वक्त इर्द गिर्द खड़े हैं समुद्र में, उनमें सर एक का मतलब 25 से 30 जहाज़ आते हैं फाइटर, जिसमें F-16 भी है, और उनका जो प्लेटफॉर्म है उसमें जहाज़ उतरते भी हैं, टेक ऑफ भी करते हैं, और फिर कोबरा तक वहाँ पे लैंड कर सकता है। तो मुझे ये बताइए कि वाई शुड दे आस्क अस द एयरफील्ड्स। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, अगर किसी ने चैलेंज करना तो मुझे कर ले, मैंने इसकी बिल्कुल तहकीकात भी की है। किसी किस्म का वो अड्डे हमसे नहीं मांगे, उन्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं अड्डों की। आने वाले वक्त में सिर्फ ये देखें कि ये जो सिचुएशन है, लड़ने की बजाय एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए इन कैमरा, प्राइम मिनिस्टर भी हो, हमारे सरकर्दा दूसरे लीडर, सारे स्टेक होल्डर हों, और ये फैसला करें कि आने वाले वक्त में हमने क्या करना है अफगानिस्तान के लिए, और एक कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी लाएं सामने, और उस पॉलिसी को अपनी फ़ौज को, अपने दूसरे इदारों को दें, ताकि उनको पता हो कि हमारी बैक में हमारी आवाम खड़ी है। देखिए, एक ब्रीफिंग हुई सिक्योरिटी की, उन्होंने सब कुछ बताया। क्या उसके फॉलो अप में कोई पार्लियामेंट में मीटिंग हुई? किसी ने ये सोचा कि अभी फौज तो हमें ब्रीफ करके चली गई है, तो क्यों ना हम कोई इनको लायामल दें, इनको एक्शन प्लान दें, इनको पॉलिसी दें, ताकि ये अपने हिसाब से चल सकें और कल को किसी का गिला ना हो। तो सर आप ये नारों पे ना जाएं, हकीकत पे जाएं, और जो मैंने बात किया है आप इसको चेक कर लीजिएगा। एक भी गलत हो तो मुझे कोर्ट में ले लीजिएगा, मेरे खिलाफ डेफेमेशन केस कर दीजिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा बड़े मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको कलेक्टिव सोच के साथ, हर पाकिस्तानी बच्चे को, बूढ़े को, जो इंटेलेक्चुअल है जहाँ भी है, वो ये देखे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को सेव कैसे करना है, पाकिस्तानी कौम को कैसे सेव करना है, पाकिस्तानी बच्चों को सेव कैसे करना है, क्योंकि हमारे राइट में और लेफ्ट में, यानी ईस्ट में और वेस्ट में, दोनों तरफ खतरनाक दुश्मन है। एंड वी हैव टू रिमेन अलर्ट। और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो सोते को भी पाकिस्तान को गाली दे के सोता है और उठते वक्त भी उसको पाकिस्तान याद आता है। उसने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसमें उसने पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की। वो बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे खिलाफ खर्च करता है, लेकिन वहां पे कोविड के लिए मेडिसिन नहीं देता। उसकी दुश्मनी यहां तक है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।